स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर हर खबर पर ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं सबसे सटीक जानकारी, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी। इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट में सारी बड़ी खबरों को हम कवर करते हैं सीधे ग्राउंड से। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से देश के नंबर 1 सीएम बन गए हैं। एक मीडिया समूह के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जनता ने उन्हें देश का नंबर 1 सीएम चुना है। आपको बता दें, इस सर्वे में 30 राज्यों की जनता से सवाल पूछे गए थे। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। प्रतिष्ठित मीडिया समूह के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जनता के वोटों के आधार पर योगी को नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया गया। देश भर में 1,36,000 से ज्यादा लोगों के बीच हुए सर्वे में 33% से ज्यादा लोगों ने योगी को सर्वश्रेष्ठ सीएम माना है। योगी इस सर्वे में लगातार तीसरी बार सबसे आगे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत पीछे हैं। सर्वे में देश के 30 राज्यों की जनता से सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में पूछे गए सवालों में योगी आदित्यनाथ को सर्वाधिक मत मिले हैं। जनता से पूछा गया कि वो किसे देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं। इस पर 33% से अधिक लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर अपनी मुहर लगाई। इस सर्वे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 13.8% लोगों ने लोकप्रिय माना है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें 9.1% लोगों ने समर्थन दिया। चौथे नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं, जिन्हें 4.7% वोट मिले। 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्हें 4.6% लोगों ने समर्थन दिया। इस सूची में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, असम के हिमंता विश्व शर्मा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम इसके बाद है। यूपी को उद्योग प्रदेश बनाने में जुटे योगी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 40 लाख करोड़ से भी अधिक के प्रस्ताव प्राप्त करके एक कीर्तिमान रच दिया है। उत्तर प्रदेश में भारी सुरक्षा के बीच हो रही है पुलिस भर्ती परीक्षा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से भारी तादाद में अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्टेशनों और ट्रेनों में खासी भीड़ दिखाई दे रही है। पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से 60,000 पदों पर ये भर्ती आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन की दूसरी पारी की भी परीक्षा खत्म हो गई है। परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे पेपर लीक की घटना दोबारा न हो। इससे पहले फरवरी में हुई इस परीक्षा का पेपर लीक होने पर परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। परीक्षा शुरू होने से पहले लखनऊ में गोमती नगर की गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज परीक्षा सेंटर पर डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार पॉलिटेक्निक परीक्षा केंद्र पहुंचे और वहां पर भी सुरक्षा के लिए और छात्रों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं उसका भी जायजा लिया। परीक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए प्रशासन कई दिनों से इंतजाम में लगा हुआ था। प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। पूरी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में लगी हुई है। किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी परीक्षा गड़बड़ी में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एटीएस, इंटेलिजेंस समेत सभी एजेंसियां परीक्षा की सुरक्षा में दिन रात काम कर रही हैं। पेपर लीक को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा 81 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है, जिसके लिए 81 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं।
1000 से ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को तैनात किया गया है। इस बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है। परीक्षा केंद्र को 3 लॉक सिस्टम में बनाया गया है। हर कक्ष में सीसीटीवी लगा है। एसपी की निगरानी में कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि कोई भी गलत व्यक्ति परीक्षा देने की कोशिश करता है तो थाना अध्यक्ष उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सके। परीक्षा के समय डीएम एसपी केंद्रों पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं छात्रों में भी इस बार की परीक्षा को लेकर की गई व्यवस्था पर संतोष दिखा। वहीं परीक्षा देने आए छात्रों की रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिली। इनकी संख्या अधिक होने से हर ओर काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। हर छात्र पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा। एक बार रद्द हो चुकी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा दोबारा से हो रही है। 5 दिनों तक चलने वाली लिखित भर्ती परीक्षा को नकल माफियाओं और पेपर लीक करने वालों से सुरक्षित रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में 5 दिनों तक रोजाना 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में लाखों की तादाद में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसको रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आसाम के नौगांव में एक 14 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसके बाद से नौगांव में बवाल मचा हुआ है। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि शाम को ट्यूशन पढ़ने के बाद नाबालिग घर वापस लौट रही थी। असम के नागांव जिले में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। नाराज लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं जो सुरक्षा की मांग कर रही हैं। स्टूडेंट्स यूनियन ने बंद का आह्वान किया है। घटना असम के नागांव जिले में गुरुवार शाम उस समय हुई जब लड़की ट्यूशन से लौट रही थी। 14 साल की लड़की जब ट्यूशन से निकली थी, उसी समय रास्ते में 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बच्ची बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे मिली। स्थानीय लोगों ने जब लड़की को बेहोशी की हालत में पड़े देखा तो मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लड़की को इलाज के लिए नागांव के ढींग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गैंगरेप की बात सामने आई है। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि उसने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिन आरोपियों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने का साहस किया, उन्हें कानून छोड़ेगा नहीं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ढींग में नाबालिग के साथ हुई घटना मानवता के खिलाफ अपराध है। इसने हमारी सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएम ने कहा कि असम के पुलिस महानिदेशक को घटनास्थल का दौरा करने और आरोपियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने सड़कों पर उतर करके नाराजगी जाहिर करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और महिला और बच्चों की सुरक्षा की बात कही है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ढिंग जो है बातचीत करने के लिए प्रदर्शनकारियों से पहुंचे और उन्हें समझाया। सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी मिल गई है। संदीप घोष के अलावा उन 4 इंटर्न्स की भी पॉलीग्राफी टेस्ट की जाएगी जिन्होंने मृतका के साथ आखिरी बार डिनर किया था। कोलकाता कांड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और हर रोज उनके खिलाफ नए फ्रंट खुलते जा रहे हैं। बुधवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि डॉक्टर घोष ने अपने बारे में मीडिया में खबरें प्रकाशित या प्रसारित किए जाने पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी और अब कोर्ट ने उनके खिलाफ पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद डॉक्टर संदीप घोष और पीड़िता के साथ डिनर करने वाले छात्रों का सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। सीबीआई ने इन 5 का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का फैसला किया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन्होंने जो बयान दिया है वो सच है या नहीं। मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए भी मामला कोर्ट में है, जिस पर कल फैसला होना है।
सीबीआई ने बुधवार को भी संदीप घोष से 13 घंटे की पूछताछ की। अब तक कुल 77 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। सूत्रों के मुताबिक घोष से पूछा गया कि क्या उन्होंने मृतका का पोस्टमार्टम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कराने पर जोर दिया था, क्या कहीं और इसकी अनुमति नहीं दी थी। आपको बता दें कि सरकार ने डॉक्टर घोष का ट्रांसफर ऑर्डर भी रद्द कर दिया है। कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। पुलिस ने डॉक्टर घोष को अब तक मृतका डॉक्टर की पहचान उजागर करने के मामले में तलब किया है। हालांकि सीबीआई की पूछताछ के कारण पेश नहीं हो सके और दूसरी तारीख मांगी है। सीबीआई आरोपियों को सियालदह कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट और मजिस्ट्रेट के सामने बयान की अर्जी लगाने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी मिल गई। पॉलीग्राफी टेस्ट में जज के साथ साथ जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, दोनों की सहमति जरूरी होती है। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण का मामला अब तक ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इस बीच कोल्हापुर से एक ऐसी बड़ी खबर आ गई जिसको देखकर हर कोई हैरान और सन्न है। कोल्हापुर में एक खेत में यानी गन्ने के खेत में 10 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। माना जा रहा है कि उस शव के साथ हत्या के पहले उसके साथ यौन शोषण किया गया और जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर जरूर पूरे इलाके में एक भय का माहौल है। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला थमा भी नहीं था कि कोल्हापुर में एक नाबालिग लड़की का नग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद मासूम की हत्या कर दी गई। बच्ची के माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटना के बाद से इलाके के लोगों में गुस्से का माहौल है। मृतक बच्ची के माता पिता बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने बुधवार की रात थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे बच्ची का शव गन्ने के खेत में नग्न अवस्था में पड़ा मिला। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लिया है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वे महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिलकर आवाज उठाएं। महाराष्ट्र में पहले बदलापुर, फिर अकोला, फिर कोल्हापुर में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला पूरे इलाके में या यूं कहें पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त उबाल मार रहा है। तमाम विपक्षी पार्टी जो नेता है लगातार सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से खराब होती हुई दिखाई पड़ रही है और यही कारण है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर विपक्ष की तरफ से सरकार पर जमकर हमला बोला जा रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र में क्या बच्चियां सुरक्षित नहीं है क्या। इस बात पर लेकर लगातार बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार में अपराध अपने पूरे रफ्तार पर है। जी हाँ, सुशासन वाली सरकार में पटना से लेकर पटना के आसपास और बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार पिछले 24 घंटे में आधा दर्जन से ज्यादा हत्या की खबरें आई हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष अपने तरीके से हमले कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक फेसबुक पोस्ट कर पिछले 3-4 दिनों में बिहार में अपराध की 80 से ज्यादा घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें लिखा है कि बीजेपी शासित डबल इंजन सरकार में बिहार में ट्रबलिंग क्राइम रिकॉर्ड। क्या आपने सीएम नीतीश कुमार को रिकॉर्ड तोड़ अपराध, अनियंत्रित भ्रष्टाचार तथा बिहार में प्रतिदिन गिरती सैकड़ों लाशों और ढहते पुलों पर बोलते सुना? सुनेंगे भी नहीं। बिहार में अपराध की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि 24 घंटे में बिहार के हर कोने से हत्या और गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आई है, जिसके बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तो आलम यह है कि 24 घंटे के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं घट रही हैं। बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने तो अब सरकार को खुली चुनौती दी है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के कार्यकाल की तुलना कर ली जाए। मैं चुनौती देता हूं सारे अपराधी जगत के जितने नायक हैं सबको माला पहन करके अपने दरबार की शोभा बना रहे हैं। अब तो हर जगह दोहा गाया जा रहा है कि एक अन्य मार्ग पर भय संतन की भीड़, एक अन्य मार्ग पर भय बाहुबली संतन की भीड़। तुलसीदास नहीं, अब नीतीश कुमार चंदन रगड़िए और तिलक करिए बाहुबली वीर। ये दोहा चौपाई पढ़ा जा रहा है। हालात ये है गांधी का टाइटल ले रहे हैं, अपराध को में बिहार को ढकेल दिया। कोई सुरक्षित नहीं, आम इंसान करा रहा है, चीख और पुकार यही है।
आपकी सुशासन की पुकार, कैसा कैसा है सरकार। इस फेसबुक पोस्ट के बाद बीजेपी भी गुस्से में है। प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव बेशर्म है। वो ममता बनर्जी और कोलकाता में हुई घटना पर कुछ नहीं बोलते, केरल और दिल्ली की घटना पर कुछ नहीं बोलते, और बिहार में जहां अपराधियों पर कार्रवाई होती है वहां वो राजनीति करते हैं। अगर हिम्मत है तो उन राज्यों के बारे में बोले जहां अपराध इतना ज्यादा है। अरविंद सिंह ने कहा कि ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है जहां अपराधियों को बचाया जाता था। एनडीए की सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई होती है। नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार में सबसे बड़ी चुनौती सुशासन कायम रखने की है। जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और शासन के एक बाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में विपक्ष का हमलावर होना ये आने वाले वक्त में नीतीश कुमार और उनके एनडीए वाली सरकार के लिए तो अच्छे संकेत कतई नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तोयबा आतंकी संगठन का गाइड गिरफ्तार। पुंछ में पीओके निवासी जहीर हुसैन शाह को सेना ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का मददगार है। उसकी पहचान जहीर हुसैन शाह के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला है। सुरक्षा बलों ने उसे एलओसी पर चकंदाबाग के पास वाले इलाके में घुसपैठ के बाद पकड़ा। घुसपैठिए से अभी पूछताछ की जा रही है, जिससे सेना को कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने कठुआ बॉर्डर पर जांडोर इलाके में गुरुवार रात को 2 लोगों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आपको बता दें कि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए पीर पंजाल रेंज के दक्षिण इलाके में 10 से ज्यादा बटालियन और 500 से ज्यादा स्पेशल फोर्सेज की तैनाती की है। पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। उसके इरादे को फेल करने के लिए भारतीय सेना के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने पीर पंजाल के दक्षिण में ऊंचे इलाकों में सुरक्षा बलों को फिर से तैनात किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी आतंकी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव में खून खराबा बढ़ा सकें। लेकिन भारतीय सेना भी इन आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। अब ये सुनवाई 5 सितंबर को होगी। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ 2 याचिकाएं दाखिल की थी। सीबीआई ने एक पर जवाब दाखिल किया है, वहीं दूसरी याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को फिलहाल टाल दिया। यानी फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी है। सीबीआई से 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत दर्ज मामले में आप नेता को कड़े प्रावधानों के बावजूद अंतरिम जमानत दी थी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को फिलहाल टाल दिया, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यानी आप ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल आएंगे अभियान शुरू किया है। आपके राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली वासी अपने सीएम की रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली में कई काम रुक गए हैं। लोगों को पूरा भरोसा है कि उनकी रिहाई के बाद सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और लंबित समस्याओं का भी जल्द समाधान हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आज मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा गया, जिसके बाद अदालत ने सीबीआई को कहा कि 1 हफ्ते के भीतर वो अदालत में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में क्रूरता भी है, बेबसी है और याचना भी है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें क्रूरता है, याचना है और बेबसी भी है। इस तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है
रिश्ते और इंसानियत को तार तार करने वाला ये वीडियो आपको झकझोर देगा। इसमें एक बहू अपनी सास को सरेआम प्रताड़ित कर रही है। सास की उम्र करीब 80 साल बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। आप देख सकते हैं कैसे बहू अपनी सास के गालों को बेरहमी से दबा रही है। वो बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी बहू एक नहीं मानती। बहू की प्रताड़ना से देखिए सास गिर जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने कई बार बहू को ऐसा करने से मना किया, लेकिन बहू मानी नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला विक्षिप्त है, जिसको लेकर अक्सर उसकी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली से आई ये तस्वीर वाकई झकझोर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि बहू को ये समझना जरूरी है कि आगे चलकर अगर वो सास बनेगी तो अगर उसके साथ ऐसा होगा तो उसको कैसा लगेगा।